आज हम लोग शुरू करेंगे आज हम लोग क्या शुरू करेंगे? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। जो हमारा चल रहा था टॉपिक, क्या चल रहा था? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। जिसमें हमने क्या कर रखा था जिसमें हमने क्या कर रखा था जिसमें हमने टॉपिक क्या कवर कर रखा था? टॉपिक कवर कर रखा था हमने कंपनी रूल। कौन सा रूल कवर कर रखा था? कंपनी रूल को कवर कर रखा था। मीन्स कहने का मतलब है कि हमने क्या कर रखा था? कंपनी के रूल को क्या कर रखा था? पूरी की पूरी तरीके से डिस्कस कर रखा था। आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्राउन रूल। क्या डिस्कस करेंगे? क्राउन रूल। और ये क्राउन रूल कितने से कितने ईस्वी तक आया? ये क्राउन रूल आया आपका 1858 से लेकर के 1947 तक। कितने से कितने तक आया? 1858 से लेकर के 1947 तक। ठीक है, ये पीरियड किसका? ये पीरियड है क्राउन रूल का। मीन्स कौन राज कर रहा है इस पीरियड में? इस टोटल पीरियड में राज कर रहा है आपका ब्रिटिश क्राउन। मीन्स इसमें कंपनी का कोई हाथ नहीं है। मीन्स कंपनी इसमें कोई राज नहीं कर रही है। कौन राज कर रही है? क्राउन राज कर रही है। मीन्स जो भी वहां के प्रिंस है, जो भी प्रिंसेस है, जो भी क्वीन है, वो मेनली राज चला रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमें इसमें क्या है। इसमें सबसे पहला एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या कहता है? 1858 में ये आया गया था। जब देखिए, एक फेमस चीजें हैं, रिवॉल्ट ऑफ 1857। जब क्या हुआ था? सिपाही ने रिवॉल्ट किया था 1857 में। उसके बाद ये एक्ट लाया गया, 1858 में लाया गया। ये एक्ट कब लाया गया? 1858 में लाया गया। द सिग्निफिकेंट act was enacted in the wake of the revolt of 1857। मींस किसके किसके रिवॉल्ट के बाद? रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद ये एक्ट लाया गया, जिसमें कि आल्सो नोन एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस और द सिपाही म्यूटेनी। इस एक्ट को इस रिवॉल्ट ऑफ 1857 को क्या बोला गया? रिवॉल्ट ऑफ 1857 को बोला गया वार ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। मींस पहला वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था। और इसको सिपाही मिटनी भी बोलते हैं, मीन्स सिपाही विद्रोह भी बोलते हैं। ठीक है, द एक्ट नॉन एज द एक्ट फॉर द गुड गवर्नेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस एक्ट को क्या बोला जाता है? इस एक्ट को बोला जाता है कि इंडिया में गुड गवर्नेंस मीन्स एक अच्छी सरकार आएगी। इस एक्ट को क्या बोला जाता है? कि इंडिया में क्या आएगी? एक अच्छी सरकार आएगी। ठीक है, एबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ट्रांसफर द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट टेरिटरीज एंड रेवेन्यू टू द ब्रिटिश क्राउन। मीन्स कहने का मतलब है कि इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ था? इसमें क्या हुआ था? इसमें क्राउन ने क्या किया था? इसमें क्राउन ने किया आपका एबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया और क्या किया? सारे पावर्स को क्या कर लिया? गवर्नमेंट को अपने हाथ में ले लिया, टेरिटरीज को अपने हाथ में ले लिया और रेवेन्यू को अपने हाथ में ले लिया। किसने? ब्रिटिश क्राउन ने। इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ था? इस एक्ट के थ्रू कंपनी का जो रूल चल रहा था वो कंपनी का रूल खत्म हो गया। और अब जो गवर्नमेंट चलेगी या सरकार चलेगी वो किसके थ्रू चलेगी? वो चलेगी आपका ब्रिटिश क्राउन के थ्रू। ठीक है, इस एक्ट का फीचर्स क्या था? इस एक्ट का फीचर्स था, इट प्रोवाइडेड दैट इंडिया henceforth was to be governed by and in the name of her majesty। मींस ये क्या प्रोवाइड करता है? ये एक्ट क्या प्रोवाइड कर रहा था? ये एक्ट प्रोवाइड कर रहा था कि इंडिया उस टाइम तक भी क्या हुआ था? उस टाइम तक इंडिया किसके किसके मेजेस्टी पे गवर्न हो रहा था? इन द नेम ऑफ हर मेजेस्टी। मींस क्वीन के नाम पे गवर्न हो रहा था। इट चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू द वायसराय ऑफ इंडिया। मींस जो भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसको क्या किसमें कन्वर्ट कर दिया गया? उसके नाम चेंज करके क्या क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? एक अलग डेजिग्नेशन दे दिया गया। एक अलग डेजिग्नेशन दे दिया गया जिसका नाम क्या पड़ा? जिसका नाम पड़ा वायसराय ऑफ इंडिया। क्या नाम पड़ा? वायसराय ऑफ इंडिया। क्या नाम रखा गया? वायसराय ऑफ इंडिया। सॉरी, वायसराय ऑफ इंडिया। अब देखिए, अब ये वायसराय बन गया। अब जैसे ये वायसराय बना तो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ? ही मीन्स ही किसके लिए यहाँ यूज किया गया? वायसराय के लिए यूज किया गया। वायसराय अब डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हो गया किसका? ब्रिटिश क्राउन का इंडिया में। अब इंडिया में जो भी होगा वो वायसराय की अनुमति के बिना नहीं होगा। मीन्स जो भी वायसराय बनेंगे वो क्या होंगे? वो डायरेक्ट किसके रिप्रेजेंटेटिव होंगे? ब्रिटिश क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। लॉर्ड कैनिंग दस बिकेम द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। इसलिए लॉर्ड कैनिंग को क्या बनाया गया? फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया बनाया गया। इट एंटर्ड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट बाय एबॉलिशिंग द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। दूसरा इस एक्ट में क्या बोला गया? इस एक्ट में बोला गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इन दोनों को क्या कर दिया गया, डबल गवर्नमेंट को क्या कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया, मीन्स हटा दिया गया, डबल गवर्नमेंट को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। उसके बाद इट क्रिएटेड ए न्यू ऑफिस, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक नई ऑफिस बनाया, न्यू ऑफिस बनाया, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया वेस्टेड विद कंप्लीट ऑथोरिटी एंड कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। एक नया ऑफिस बनाया, उस ऑफिस में सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को रखा गया, एक नया ऑफिस बनाया इन्होंने, उस ऑफिस में किसको रखा गया, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, और वो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के पास क्या हुआ, कंप्लीट ऑथोरिटी हो गया, किसके लिए, कंप्लीट ऑथोरिटी एंड कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का उस ऑफिस में, मीन सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के पास पूरा कंट्रोल हो गया, मीन पूरा कंट्रोल किसके ऊपर, पूरा ऑथोरिटी हो गया और पूरा कंट्रोल हो गया इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का, मीन उस ऑफिस में जो भी है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसके पास क्या हो गया, वो पूरा कंट्रोल कर रहा है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज ए मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट। अब देखिए, अब ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वो था जो कि ब्रिटिश कैबिनेट में मेंबर था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन बन रहा था, जो कि ब्रिटिश कैबिनेट में मेंबर था, मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट एंड वाज रिस्पॉन्सिबल अल्टीमेटली टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और देखिए, अब यहाँ दो बातें होगी, क्या बात होगी, ब्रिटिश क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव कौन हो गया, वाइसरॉय हो गया, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि ब्रिटेन में था, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट था, वो क्या हो गया, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो गया, और ये डायरेक्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था, और ब्रिटिश पार्लियामेंट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, ब्रिटिश पार्लियामेंट डिपेंड कर रहा था आपका क्राउन के ऊपर, ठीक है। ये तीसरी चीजें हो गई। चौथी चीजें क्या हुई, इट इस्टेब्लिश्ड ए 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। देखिए, 15 मेंबर का एक काउंसिल बनाया गया, 15 मेंबर्स का एक काउंसिल बनाया गया, जो कि क्या करेगा, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को क्या करेगा, असिस्ट करेगा, ठीक है। द काउंसिल वाज एन एडवाइजरी बॉडी, काउंसिल का क्या काम था, वो 15 मेंबर का जो भी काउंसिल बना रखा था, उसका क्या काम था, उसका काम था एडवाइस देना, वो क्या था, उसका काम था एडवाइस देना, मीन्स एडवाइजरी बॉडी था, ठीक है। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज मेड द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल, और वही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या होगा, चेयरमैन होगा उस काउंसिल का, ठीक है। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल, और उस काउंसिल का जो 15 मेंबर्स का काउंसिल बनाया गया था, उस काउंसिल का चेयरमैन कौन होगा, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, मीन जो भी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट होगा वो चेयरमैन होगा उस काउंसिल का। 15 मेंबर्स बॉडी में का जो काउंसिल बनाया गया था असिस्ट करने के लिए, एडवाइजरी बॉडी था, उसको उसको उसका चेयरमैन कौन होगा, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, ठीक है। इट कॉन्स्टिट्यूटेड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल एज ए बॉडी कॉर्पोरेट कैपेबल ऑफ सुइंग एंड बीइंग sued इन इंडिया एंड इन इंग्लैंड, मीन्स ये सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इन काउंसिल का जो बॉडी है वो एक कॉर्पोरेट बॉडी रखा गया था, ये क्या रखा गया था, ये कॉर्पोरेट बॉडी रखा गया था। द एक्ट ऑफ 1858 वाज हाउएवर largely confined to the improvement of the administrative machinery by which Indian government was the supervised and control in England, मीन्स कहने का मतलब ये है, एक्ट ऑफ 1858 जो आया था, इस एक्ट के थ्रू क्या है, इस एक्ट के थ्रू ये है, लार्जली कन्फर्म टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, मीन्स किसमें इंप्रूवमेंट कर रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन में इंप्रूवमेंट कर रहा था, हम क्या कैसे कैसे इन चीजों को एडमिनिस्टर करेंगे, कैसे हम इन चीजों को एडमिनिस्टर करेंगे, इसलिए क्या कर रहे थे, ये एडमिनिस्ट्रेशन को एडमिनिस्ट्रेशन को सुपरवाइज कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को क्या कर रहे थे, ये इंप्रूव कर रहे थे, ताकि इंडिया में जो गवर्नमेंट है उसको हम सुपरवाइज कर सके और कंट्रोल कर सके, कहाँ से, इंग्लैंड से, यहाँ बैठ करके नहीं, इंग्लैंड से हम इसको क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। ही डिड नॉट अल्टर एनी सब्सटेंशियल वे द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दैट प्रिवेल्ड इन इंडिया, मीन्स कोई भी सब्सटेंशियल वे से इसको चेंज नहीं किया गया, कोई भी सब्सटेंशियल वे से इसको चेंज नहीं किया गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 के बाद आते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। अब इस एक्ट में क्या हुआ था, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, इसमें क्या हुआ था, आफ्टर द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 के रिवॉल्ट के बाद क्या हुआ था, द ब्रिटिश गवर्नमेंट फेल्ड द नेसेसिटी ऑफ सीकिंग कॉर्पोरेशन ऑफ द इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री, मीन्स अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को जैसे ही रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ, बहुत भयंकर रिवॉल्ट था वो रिवॉल्ट इतना भयंकर था कि अब ब्रिटिश को ये लगने लग गया कि हमें हमें इंडियंस के ऊपर राज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका कोऑपरेशन चाहिए, इंडियंस का क्या चाहिए, इंडियंस का सहायता चाहिए, इंडियंस का क्या चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए, ताकि हम क्या कर सके, उसके उसी के देश में, इंडियंस के देश में ही हम उसको गवर्न कर सके, ठीक है। अब इन परसेंस ऑफ दिस पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन 3 एक्ट्स वर इनेक्टेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट।
कब कब एक्ट पास किया गया? 1861 में, 1892 में और 1909 में। ये 3 टाइम पे क्या किया गया? एक्ट को पास किया गया, जिसमें कि क्या देखा गया, जिसमें ये बोला गया कि हमें अगर इंडियंस के ऊपर रूल करना है या इंडियंस के ऊपर राज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इंडियंस का कोऑपरेशन चाहिए। हमारे गवर्नमेंट में, हमारे सरकार में, ब्रिटिश गवर्नमेंट में क्या चाहिए? हमें इंडियंस का कोऑपरेशन चाहिए। इसके लिए इन्होंने 3 एक्ट निकाला। कब कब निकाला? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कब कब निकाला? 1861 को एक एक्ट निकाला, दूसरा एक्ट निकाला 1892 को और तीसरा एक्ट 1909 को। ठीक है। द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 इज एन इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इन द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जो एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 को जो आया था, वो क्या कर, वो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। मीन्स जो भी एक्ट 1861 में आया था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में आया था, उसमें जो भी चीजें लिखी हुई थी, तो वो क्या हुआ है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जब फ्रेमवर्क हो रहा था उस टाइम पे ये अहम भूमिका निभाया गया। ठीक है। अब इस एक्ट का फीचर्स क्या है? इस एक्ट का फीचर्स है, इट मेड ए बिगिनिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस। लॉ मेकिंग प्रोसेस में क्या करने लगे ब्रिटिशर्स ने? क्या करने लगे? लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंडियंस को इन्वॉल्व करने लगे। लॉ मेकिंग प्रोसेस में क्या करने लगे? इंडियंस का एसोसिएशन मांगना शुरू कर दिया कि लॉ हम बना रहे हैं, उसमें हमें किसका किसका भागीदारी चाहिए? हमें इंडियंस का भागीदारी चाहिए, हमें इंडियंस इसके साथ चाहिए। Thus, provided that the Viceroy should nominate some Indians as non-official members of his expanded councils. Means वायसरॉय का जो एक्सपेंडेड काउंसिल था, मीन्स जो भी काउंसिल को उन्होंने एक्सपेंड किया था, बढ़ाया था, उस काउंसिल में इंडियंस चाहिए। लेकिन किस तरीके से चाहिए? इंडियंस चाहिए तो जरूर, लेकिन नॉन ऑफिशियल्स चाहिए। ऑफिशियल्स और नॉन, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ ऑफिशियल्स और नॉन ऑफिशियल्स की क्या बात होती है? ऑफिशियल्स की बात होगी कि जो जिसके पास मिलिट्री राइट्स है, जिसके पास सिविल राइट्स है, उस ऑफिस में रह करके वो ऑफिशियल्स है। ठीक है। और जिसके पास ये राइट्स नहीं है, जो जो इसको कंट्रोल नहीं कर रहा है, वो नॉन ऑफिशियल्स। तो इंडियंस को नॉमिनेट किया गया, इंडियंस को क्या किया गया? नॉमिनेट किया गया एज ए नॉन ऑफिशियल्स। ठीक है। नॉन ऑफिशियल्स की तरह क्या किया गया? इसको नॉमिनेट किया गया। ठीक है। इन 1862 में क्या हुआ? लॉर्ड कैनिंग द देन वायसरॉय नॉमिनेटेड 3 इंडियंस टू हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल। लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया? 1862 में 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया अपने काउंसिल के लिए। क्या, कौन कौन से इंडियंस थे? राजा ऑफ बनारस, बनारस के राजा, दूसरा महाराजा ऑफ पटियाला, पटियाला के महाराजा, और तीसरा सर दिनकर राव। तीसरा कौन थे? सर दिनकर राव। इन तीनों को क्या किया गया? नॉमिनेट किया गया। कहाँ? ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ब्रिटिश लेजिस्लेटिव में, ताकि हमें, ताकि ब्रिटिश को क्या मिले? लॉ मेकिंग में हेल्प मिले। या वो क्या कर रहे थे? इंडियंस को मेनली क्या कर रहे थे? इन्वॉल्व कर रहे थे, ताकि हम, ताकि फिर से दोबारा विद्रोह ना हो जाए, दोबारा फिर से विद्रोह, ताकि इंडियंस को लगे कि नहीं, हमारे कुछ लोग भी उस पार्लियामेंट में या उस लॉ मेकिंग में हैं। ठीक है। तो पहले 3 कौन थे? राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। ये 3 पहले ऐसे लोग हुए जिन्होंने क्या किया? ब्रिटिश लेजिस्लेटिव में जाकर के, ब्रिटिश लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाकर के क्या किया? अपना 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 काम किया, या फिर उनको वहां पर एड किया गया। ठीक है। इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर्स टू द बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। देखिए, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कंपनी रूल में क्या हुआ था कि मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पावर क्या कर दिया गया था? पावर कम कर दिया गया था। मीन्स क्या कर दिया गया? इसको सेंट्रलाइज कर दिया गया था। मीन्स गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था। पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया, और उसमें क्या हुआ? उसमें गवर्नर, जो भी गवर्नर थे मद्रास के, और जो भी गवर्नर थे कहाँ के? बॉम्बे के, इन दोनों को क्या कर दिया? इन दोनों का पावर को कम कर दिया गया था, रिड्यूस कर दिया गया था। लेकिन अब क्या है? अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करना शुरू कर दिया? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसको डिसेंट्रलाइज, जो चीजें सेंट्रलाइज हो रखी थी उसको क्या करने लग गया? उसको डिसेंट्रलाइज करने लग गया। ठीक है। उसमें से क्या हुआ? उसमें सबसे पहले पावर दिया गया किसको? प्रेसिडेंसीज ऑफ मद्रास और प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे को। ठीक है। लेजिस्लेटिव पावर्स दिया गया, मीन्स लॉ मेकिंग पावर्स दिया गया। It thus reversed the centralizing tendency that started from the Regulating Act of 1773। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? सेंट्रलाइजिंग पावर कहाँ से स्टार्ट हुआ था? सेंट्रलाइजिंग पावर पहले स्टार्ट हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। मीन्स पहला हमने कहाँ देखा था? पहला हमने देखा था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एंड रीच इट्स क्लाइमेक्स अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। और चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आते आते क्या हुआ था? वो सारा अपना पावर, जो भी प्रेसिडेंसी थे बम्बई और मद्रास के प्रेसिडेंसी, वो सारा अपना पावर खो चुके थे। मीन्स पावर कहाँ आ चुकी थी? पावर सेंटर में आ चुकी थी। पावर क्या हो रखी थी?
पावर सेंट्रलाइज हो रखी थी, ठीक है। द पॉलिसी ऑफ legislative devolutions resulted in the grant of almost complete internal autonomy of the province in 1937। 1937 में क्या कर दिया गया, इंटरनल ऑटोनॉमी दे दिया गया इस प्रोविंस को, ये सारे प्रोविंस को क्या ग्रांट कर दिया गया, इंटरनल ऑटोनॉमी। मीन्स आपको आपके पास अपना खुद का अधिकार है कि हम कैसे लॉ बनाए, कैसे लेजिस्लेट करें, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका खुद का अधिकार है, ठीक है। उसके बाद तीसरा तीसरा काम क्या किया गया इसमें, तीसरा काम यह किया गया, इट आल्सो प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड पंजाब। बंगाल के लिए अलग से क्या क्या न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया। उसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, ठीक है, और पंजाब के लिए, ये तीन तीन जगह के लिए क्या बनाया गया, अलग से लेजिस्लेटिव बनाया गया, ठीक है। विच वर एस्टेब्लिश इन 1862। मीन्स बंगाल के जो लेजिस्लेटिव काउंसिल कब इस्टेब्लिश हुआ, 1862 में। और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस का लेजिस्लेटिव काउंसिल कब इस्टेब्लिश हुआ, 1886 में। और पंजाब का लेजिस्लेटिव काउंसिल कब इस्टेब्लिश हुआ, 1897 में, ठीक है। ये बात आई समझ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इट empowered the viceroy to make rules and orders for the more convenient transactions of business in the council। काउंसिल में बिजनेस सही तरीके से चले, उसके लिए वाइसराय को पावर दे दिया गया कि आप क्या कर सकते हैं, आप पावर बना सकते हैं कि जो भी काउंसिल में चीजें हो, जो भी काउंसिल में चीजें चले, वो सही तरीके से चले, वो प्रॉपर तरीके से चले, ठीक है। इट ऑल्सो गेव ए रिकॉग्नाइजेशन टू द पोर्टफोलियो सिस्टम। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्या कर दिया गया, पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। अब ये पोर्टफोलियो सिस्टम क्या है, पोर्टफोलियो सिस्टम को इंक्लूड कर दिया गया कब, लॉर्ड कैनिंग इन 1859 में। 1859 में लॉर्ड कैनिंग ने क्या कर दिया गया, पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। अब ये पोर्टफोलियो सिस्टम क्या है, पोर्टफोलियो सिस्टम है, अंडर दिस ए मेंबर ऑफ वाइसरॉय काउंसिल वाज मेड, ठीक है। हमने कहां तक बात कर लिया, हमने बात कर लिया आपका कि क्या कर दिया गया था, वाइसरॉय काउंसिल में क्या कर दिया गया था, लॉर्ड कैनिंग ने एक पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब ये पोर्टफोलियो सिस्टम क्या है, पोर्टफोलियो सिस्टम है, अंडर दिस ए मेंबर ऑफ वाइसरॉय काउंसिल वाज मेड इन चार्ज ऑफ वन और मोर डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड वाज ऑथराइज्ड टू इशू फाइनल ऑर्डर्स ऑन बिहाफ ऑफ द काउंसिल ऑन मैटर्स ऑफ हिज डिपार्टमेंट। उसके डिपार्टमेंट में, वाइसरॉय के डिपार्टमेंट में अगर कोई फाइनल ऑर्डर्स बनाना है, उसके पास ये ऑथोरिटी हो गया, गवर्नमेंट के पास ये ऑथोरिटी हो गया कि वो क्या कर सकता है, फाइनल ऑर्डर को इशू कर सकता है, ठीक है। और उस काउंसिल को मेंबर्स ऑफ द वाइसरॉय काउंसिल वाज मेड इन चार्ज ऑफ वन और मोर डिपार्टमेंट। मींस एक डिपार्टमेंट या एक से ज्यादा डिपार्टमेंट के इंचार्ज बना दिया गया वाइसरॉय को। और क्या कर दिया गया कि फाइनल ऑर्डर्स आप किसके बिहाफ में कर सकते हैं, काउंसिल्स के बिहाफ में आप कर सकते हैं ऑन द मैटर्स ऑफ हिज डिपार्टमेंट। उसके डिपार्टमेंट का जो भी मैटर्स है, उस मैटर पे आप क्या कर सकते हैं, फाइनल डिसीजन ले सकते हैं। ये है आपका पोर्टफोलियो सिस्टम, ठीक है। इट empowered द वाइसरॉय टू इशू ordinance without the concurrence of legislative council during an emergency। मीन्स इससे क्या हुआ, इससे इसके बाद फिर एक वाइसरॉय को एक और पावर दिया गया। क्या पावर दिया गया, वाइसरॉय को एक और पावर दिया गया कि आप क्या कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। मीन्स अध्यादेश इशू कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस इशू करने का मतलब है कि वो कोई लॉ नहीं, अभी भी अगर देखा जाए तो अभी भी क्या है, अभी भी अगर हम प्रेसिडेंट बनेंगे तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होते हैं कि वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। और उस ऑर्डिनेंस का वैल्यू कितने दिन तक है, 6 महीने तक है। उस ऑर्डिनेंस का वैल्यू कितने तक है, 6 महीने तक। तो ये दे दिया गया वाइसरॉय काउंसिल, वाइसरॉय को ये दे दिया गया पावर कि आप क्या कर सकते हैं, आप ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं किसी भी चीज को लेकर के। और उस ऑर्डिनेंस का क्या रहेगा, लाइफ टाइम कितने महीने तक रहेगा, 6 महीने तक रहेगा, ठीक है। ये बातें होगी। दूसरी बातें अब हम करेंगे। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। अब इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आया, उस एक्ट में क्या, इसका क्या फीचर्स है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन द सेंट्रल एंड प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखिए अब क्या किया, फिर सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में फिर से मेंबर का एक्सपेंशन किया गया, फिर से लोगों को बढ़ाया गया, बट मेंटेन द ऑफिशियल मेजोरिटी इन देम। और उसके बाद देखिए किसका मेजोरिटी, किसकी चीजें बढ़ाएगी, क्या बढ़ाया गया, बढ़ाया गया आपका नॉन ऑफिशियल्स की चीजों को बढ़ाया गया, ठीक है। मीन्स नॉन ऑफिशियल्स मेंबर्स क्या होगा, वो इंक्रीज किया गया। और जो ऑफिशियल्स मेजोरिटी था उसको मेंटेन किया गया। ऑफिशियल्स मेजोरिटी नहीं बढ़ाया गया, किसको बढ़ाया गया, नॉन ऑफिशियल्स को बढ़ाया गया, नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी को बढ़ाया गया, ठीक है।
It increased the functions of legislative councils and gave them the power of डिस्कसिंग द बजट एंड एड्रेसिंग क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव। देखिए अब यहाँ पर फिर से नॉन ऑफिसर्स को पावर दिया गया। क्या क्या पावर दिया गया? एक तो है कि आप बजट सिस्टम को डिस्कस कर सकते हैं। मीन्स नॉन ऑफिसर्स के पास दूसरा पावर क्या आ गया कि आप बजट सिस्टम को डिस्कस कर सकते हैं। दूसरी चीजें, आप एग्जीक्यूटिव के खिलाफ या आप एग्जीक्यूटिव को एड्रेस कर सकते हैं क्वेश्चंस के साथ। आप क्वेश्चंस के साथ क्या कर सकते हैं? एग्जीक्यूटिव को एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ये दो पावर दिया गया किसको? नॉन ऑफिशियल्स को, जो ऑफिशियल्स नहीं थे। इट प्रोवाइडेड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ, इसमें इसमें क्या हुआ? नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को कुछ प्रोवाइड किया गया। जैसे में पहला है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द वाइसरॉय ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। देखिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को कौन वो करेगा? सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को कौन नॉमिनेट करेगा? इट प्रोवाइडेड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। मींस इसमें क्या कर दिया गया? इसमें पावर्स दिया गया कि कुछ हम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को क्या करते हैं? नॉमिनेट करेंगे। तो किस तरीके से नॉमिनेट करेंगे और कौन नॉमिनेट करेगा उनको? उसके लिए नॉमिनेट है, उसके लिए क्या कर दिया गया? सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को कौन नॉमिनेट करेगा? सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कौन नॉमिनेट करेगा? वाइसरॉय ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके रिकमेंडेशन पे वाइसरॉय वाइसरॉय क्या करेंगे? नॉमिनेट करेंगे नॉन ऑफिशियल्स को। ठीक है, एंड द बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स किसके किसके रिकमेंडेशन पे? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इन दोनों के रिकमेंडेशन पे क्या होगा? ये चीजें ये होंगी। क्या होंगी? ये लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट किया जाएगा नॉन ऑफिशियल्स को। उसके बाद दैट ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव, अब देखिए अब प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कौन आएगा? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कौन नॉमिनेट करेगा नॉन ऑफिशियल्स को? यहाँ पर नॉमिनेट करेगा प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द गवर्नर्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्युनिसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार्स एंड चेंबर्स। ये सारे लोग मिलकर के रिकमेंडेशन करेंगे। कहाँ पर? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कौन कौन करेगा नॉमिनेट? एक तो हो गया आपका वाइसरॉय, दूसरा बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ये दोनों मिलकर के क्या करेगा? लेजिस्लेटिव काउंसिल को, लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या करेगा? सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिकमेंड करेगा, मीन्स नॉमिनेट करेगा। इन दोनों के रिकमेंडेशन पे क्या करेगा? वाइसरॉय नॉमिनेट करेगा किसको? नॉन ऑफिशियल्स को। अब आ गए हम लोग कहाँ पर? ये तो सेंट्रल की बात होगी। अब हम लोग आगे प्रोविंशियल पे। प्रोविंशियल में कौन करेगा? गवर्नर करेगा। कौन कौन रिकमेंड करेगा? गवर्नर को कौन रिकमेंड करेगा? गवर्नर को रिकमेंड करेगा आपका डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है वो रिकमेंड करेगा। म्युनिसिपैलिटीज रिकमेंड करेगा, यूनिवर्सिटीज रिकमेंड करेगा, ट्रेड एसोसिएशन और जमींदार और चैम्बर्स, ये सारे मिलकर के क्या करेंगे? ये सारे मिलकर के रिकमेंड करेंगे गवर्नर को कि हमें क्या चाहिए? नॉन ऑफिसर्स चाहिए। और ये इन इन लोगों को हम क्या कर रहे हैं? नॉमिनेट कर रहे हैं, ताकि आप इनको क्या करो? ताकि आप इनको आगे के, आप इनको क्या करो? आप इनको उसमें अपने प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में रखो। ठीक है, उसके बाद द एक्ट मेड ए लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविंस फॉर द यूज ऑफ इलेक्शन इन फिलिंग अप सम ऑफ द नॉन ऑफिशियल सीट्स बोथ इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखिए इस एक्ट को बनाया गया लिमिटेड और इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर द यूज ऑफ इलेक्शन इन फिलिंग अप ऑफ सम ऑफ नॉन ऑफिशियल सीट्स। मीन्स इसको इनडायरेक्ट प्रोविजन के थ्रू बनाया गया। इसमें क्या क्या? इसमें डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ है, इसमें हम नॉमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, एक तरह से हम मान लिया जाए, एक तरह से हम नॉन ऑफिसर्स की सीट भरने के लिए नॉमिनेट करने का मतलब है एक तरह से हम क्या कर रहे हैं? इलेक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, द वर्ड इलेक्शन वाज हाउएवर नॉट यूज्ड इन द एक्ट, और इस एक्ट में इलेक्शन वर्ड कहीं यूज नहीं हुआ है। इस एक्ट में इलेक्शन वर्ड कहीं यूज नहीं हुआ है, लेकिन हाँ हमने इनडायरेक्टली क्या कर दिया? इनडायरेक्टली इलेक्ट करके या नॉमिनेट करके क्या कर दिया? एक तरह से इलेक्शन का ऐलान कर दिया। द प्रोसेस वाज डिस्क्राइब्ड एज नॉमिनेशन मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल बॉडी। इस प्रोसेस को कैसे डिस्क्राइब किया गया? ये नॉमिनेशन कौन करेगा? ये नॉमिनेशन करेगा सेंट्रल बॉडीज। इस तरीके से इसको डिस्क्राइब किया गया। इसमें ये नहीं लिखा गया, इसमें ये बिल्कुल नहीं लिखा गया कि हाँ हम इलेक्शन करवा रहे हैं। इलेक्शन वर्ड्स का क्या है? नाम कहीं नहीं है इस एक्ट में। ठीक है, इस एक्ट में क्या है? इलेक्शन वर्ड्स का नाम कहीं नहीं है। अब हमारे पास कितने एक्ट हो गए? नहीं तो ये ज्यादा लंबा टॉपिक हो जाएगा ना। अभी हमारे पास बच जा रहे हैं आपका, अभी हमारे पास बच जा रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ 1909, और हम लोग इसको करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।
हम लोग इसको एक और एक्ट कर लेते हैं इस लेक्चर में, ठीक है। अब आता है हम लोग इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 क्या कहता है? दिस एक्ट इज आल्सो नोन एज मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। इस एक्ट को क्या बोला जाता है? मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स बोला जाता है। क्यों बोला जाता है मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स? इसके लिए है, लॉर्ड मोर्ले वाज देन सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। लॉर्ड मोर्ले कौन थे? सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे। और लॉर्ड मिंटो कौन थे? वायसराय ऑफ इंडिया। लॉर्ड मिंटो कौन थे? इसलिए इसको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स बोला जाता है, ठीक है। इस एक्ट का फीचर्स क्या था? इस एक्ट का फीचर्स था, इट कॉन्सिडरेबली इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल के साइज को बढ़ा दिया। फिर से यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल के साइज को बढ़ा दिया, ठीक है। बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल, मीन सेंट्रल में भी और प्रोविंशियल में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल के साइज को बढ़ा दिया, मीन उसमें और लोगों को जोड़ना शुरू किया। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज रेज्ड फ्रॉम 16 टू 60। 16 से लेकर के 60 मेंबर्स को बढ़ा दिया। मीन जहां पहले 16 मेंबर्स था, उसको कहां तक मैक्सिमम भर सकते हैं हम? 60 तक भर सकते हैं। कहां पर? इसको भर सकते हैं हम सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है। ये मेंबर को बढ़ा दिया। दूसरा बात, द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज नॉट यूनिफॉर्म। और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसका मेंबर्स यूनिफॉर्म नहीं रहा, मीन्स उसके मेंबर्स को भी क्या कर दिया गया? बढ़ाया गया, ठीक है। दूसरा क्या बोलता है? दूसरा बोलता है, इट रिटेन ऑफिशियल मेजोरिटी इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। मीन्स ऑफिशियल मेजोरिटी को रिटेन किया गया कहां पर? सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, बट अलाउड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी। देखिए, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था उसमें ऑफिशियल मेजोरिटी को रिटेन किया गया। मीन्स उसमें क्या बोला गया? उसमें जो भी ऑफिशियल लोग हैं उसको रखा गया सेंट्रल में। लेकिन प्रोविंशियल में क्या गया? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल्स की मेजोरिटी को बढ़ा दिया। मीन्स वहां पर नॉन ऑफिशियल्स लोग ज्यादा बढ़ गए, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है इसमें? इट इनलार्ज द डेलिबरेटिव फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एट बोथ लेवल्स। दोनों लेवल पे क्या कर दिया गया? फंक्शन लेवल को बढ़ा दिया। फॉर एग्जाम्पल, मेंबर्स वेर अलाउड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। मेंबर्स क्या कर सकते हैं? सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर अगर कुछ क्वेश्चन आ रहा है तो वो क्या कर सकते हैं? वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मूव रेजोल्यूशंस ऑन द बजट एंड सो ऑन। मींस सॉरी, रेजोल्यूशंस को क्या कर सकते हैं? रेजोल्यूशंस को मूव कर सकते हैं और बजट पे जो रेजोल्यूशंस आ रहे हैं उसको मूव कर सकते हैं। ये सारे पावर बढ़ा दे रहे हैं। ये सारे पावर्स क्या हो रहे हैं? नॉन ऑफिशियल्स के लिए बढ़ रहे हैं, ठीक है। चौथी चीजें क्या की गई? चौथी चीजें की गई, इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द एसोसिएशंस ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स ऑन द वाइसराय एंड गवर्नर्स। मींस पहला टाइम ये क्या हुआ था कि इंडियंस का एसोसिएशन हुआ था कहां पर? एग्जीक्यूटिव में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। कहां पर? गवर्नर और वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार ऐसा हुआ था कि इंडियंस क्या हो रहे थे? इंडियंस का एसोसिएशन बढ़ रहा था। सत्येंद्र प्रसाद सिंह बिकेम द फर्स्ट इंडियन ज्वाइन द वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ये नाम इंपॉर्टेंट है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये क्या बन गया? ये बन गए आपके फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल पहला इंडियंस ऐसे थे जो वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल ज्वाइन किए। ही वाज अपॉइंटेड एज द लॉ मेंबर, और इनको क्या बनाया गया? लॉ मेंबर के तहत पे के तौर पे इनको अपॉइंट किया गया, ठीक है। It introduced a system of communal representation of for Muslims by accepting the concept of separate electorate। अब देखिए, यहाँ पर एक बातें क्या हुई कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम लाया गया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम को एक्सेप्ट किया, ठीक है। और क्या बनाया गया? कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। देखिए, सेपरेट इलेक्टोरेट और रिजर्व इलेक्टोरेट, ये दोनों चीज अलग अलग चीजें होती है। क्या क्या है? सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब है जिसके लिए वो सेपरेट इलेक्टोरेट बनाया गया। मान लीजिए मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट बनाया गया, उसमें सिर्फ मुस्लिम ही वोट दे सकता है। उसमें सीट भी रिजर्व किसके लिए है? मुस्लिम के लिए है। और वोट भी कौन कर सकते हैं? मुस्लिम ही कर सकते हैं। ये है सेपरेट इलेक्टोरेट। दूसरा है रिजर्व इलेक्टोरेट। रिजर्व इलेक्टोरेट का मतलब है कि जो सीट है वो रिजर्व लोगों के लिए है, और जो वोट करेंगे वो सारे सारे लोग वोट करेंगे। तो यही फर्क है सेपरेट इलेक्टोरेट और रिजर्व इलेक्टोरेट में, ठीक है। अंडर दिस द मुस्लिम मेंबर्स वेर टू बी इलेक्टेड ओनली बाय मुस्लिम वोटर्स। मींस इसके सेपरेट इलेक्टोरेट के कारण क्या हुआ? सेपरेट इलेक्टोरेट के कारण अब क्या होने लग गया? जो भी मुस्लिम लीडर्स हैं, वो जो भी मुस्लिम मुस्लिम मेंबर्स हैं, वो अपने मुस्लिम वोटर्स के थ्रू ही क्या होंगे? इलेक्ट होंगे। मींस उसमें कोई हिंदू जाकर के वोट नहीं कर सकता, सबके लिए वोट सिस्टम नहीं था। दस द एक्ट
लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म, इसलिए ये एक्ट ने क्या लीगलाइज कर दिया, कम्युनलिज्म को लीगलाइज कर दिया। एंड लॉर्ड मिंटो केम टू बी नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, और लॉर्ड मिंटो को क्या बोला गया, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट बोला गया, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, इसने क्या प्रोवाइड किया, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, और प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन का सेपरेट रिप्रेजेंटेशन किया गया। यूनिवर्सिटी में, जमींदार में, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, ये सब में क्या कर दिया गया, सेपरेट सेपरेट प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन को क्या कर दिया गया, प्रोवाइड किया गया। कहां पर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज एंड जमींदार में, ठीक है। अब हम लोग इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, नहीं तो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद जय भारत।